कहानी की शुरुआत सुवर्णमाला रेडियो स्टेशन की पुरानी बंद बिल्डिंग से होती है। कुछ दोस्त रोने की आवाज सुनकर एक कमरे में जाते हैं, जहां अचानक एक दोस्त ऊपर से नीचे गिर जाता है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाते हैं और धुआं भरने लगता है। तभी रेडियो स्टेशन खुद ब खुद चालू हो जाता है और एक आत्मा सबको वेलकम करती है। आत्मा उन दोस्तों का नाम लेकर कहती है कि वो उनके लिए गाना बजाएगी। फिर मधुमक्खी आती है और एक एक कर सबको मार देती है। अब यहाँ से सीन बदलता है। एक पर्चे पर हम किष्किंधापुरी घोस्ट वॉकिंग टूर का विज्ञापन देखते हैं। लोग इसमें थ्रिल के लिए शामिल होना चाहते हैं। राघव और मैथिली ये कंपनी चलाते हैं। टूर मेंबर्स जिसमें बिहारी शामिल है राघव का इंतजार करता है। उसी समय पास के मेले में कुछ बंदर हमला कर देते हैं और बिजली चली जाती है। राघव आकर बंदर से लड़ता है और एक बंदर के बच्चे को आग से बचाता है। ये देखकर बंदर की माँ शांत होकर चली जाती है। सबको बचाने के लिए पुजारी राघव को एक ब्रेसलेट देता है। राघव टूर मेंबर के पास जाता है। मैथिली देर का कारण पूछती है तो राघव बताता है कि वो एक काम में फंस गया था। बिहारी तुरंत भूत दिखाने के लिए जोड़ देता है। वो सब एक पुराने घर में जाते हैं जिसे राघव नीरबंदर बताता है, लेकिन बोर्ड पर साधना लिखा होता है। ये घोस्ट वॉकिंग टूर असल में बनावटी भूत दिखाता है। वो एक सजाया हुआ भूत पेश करते हैं और फिर कहते हैं कि ये आंखों का धोखा था। राघव कहानी बनाता है कि साधना को मारकर यहीं दफनाया गया था और वो अब भूत बन गई है। जब एक लड़की पूछती है कि वो दिखती कैसी है तो राघव कहता है बिल्कुल आपकी तरह। घोस्ट वॉकिंग टूर कंपनी नकली डरावनी चीजें दिखाती है, जैसे खून से सना हाथ और अपने आप हिलती हुई बिस्तर। बाकी सब डरते हैं लेकिन बिहारी नहीं डरता और कहता है ये सब तो ब्रिटिश कहानियों में भी देखा गया है। राघव उसे डराने के लिए एक बनाया हुआ भूत दिखाता है जिससे बिहारी थोड़ा डर जाता है। खैर टूर यहीं पर खत्म होता है। अगले दिन मैथिली खिड़की पर बॉल की आवाज से जाग जाती है और बच्चों को डांटती है। वो राघव को भी घर को पूरी तरह से गोडाउन बनाने के लिए डांटती है। राघव और मैथिली एक साथ रहते हैं। राघव एक बच्ची को मैथिली से बॉल वापस दिलाता है और उनके बीच प्यार भी दिखता है। अगली टूर के लिए वही दुकानदार, बिहारी और कुछ लोग आते हैं। चेयरमैन पूछता है वो टूर पर क्यों जाना चाहते हैं। दुकानदार अपनी मरी हुई पत्नी को देखना चाहता है। एक कपल होता है जो कि एंगेजमेंट से पहले थ्रिल का मजा लेना चाहता है और एक बच्ची भी राघव के साथ जाना चाहती है। चेयरमैन इस बार कहता है कि हॉन्टेड लोकेशन टूर के सदस्य चुनेंगे। बिहारी लॉटरी सिस्टम से एक पर्ची उठाता है जिस पर सुवर्ण माया रेडियो स्टेशन का नाम होता है। ये नाम सुनकर मैथिली चौंक जाती है क्योंकि कहानी की शुरुआत में उसी जगह पर सब मर गए थे। सब सुवर्ण माया रेडियो स्टेशन की ओर निकलते हैं। बिहारी से पूछा जाता है कि वो दोबारा क्यों आया तो वो कहता है कि इस बार उसे असली भूत देखना है। टीम का आदमी उसे रिव्यूअर कहता है। वहां पहुंचकर राघव सबको टॉर्च लाइट देकर अंदर जाने को कहता है। दरवाजे पर ताला लगा होता है जिसे छूते ही दूर से आती आत्मा की आवाज से ताला टूट जाता है। अंदर घुसने पर चमगादड़ निकलते हैं जिससे डरावना माहौल तो बन ही जाता है। बिहारी फिर असली भूत दिखाने को कहता है। राघव एक टूटे फोटो फ्रेम को देखकर कहानी बनाता है कि सुवर्णा और माया नाम की दो जुड़वा बहनें थीं जिनकी उम्र में 1 साल का फर्क था और वो ब्लैक मैजिक से अलग हुई। बिहारी राघव की कहानी पर सवाल उठाता है और असली भूत दिखाने को कहता है। मैथिली कहती है कि भूत रेडियो में है तो बिहारी रेडियो ऑन करने को कहता है। राघव लाचार होकर रेडियो ऑन करता है पर काम नहीं करता। बिहारी कहता है ये सब फेक है और जाने के लिए कहता है। जैसे ही सब जाने लगते हैं अचानक पूरे कमरे में रोशनी जल उठती है और रेडियो ऑन हो जाता है। आत्मा सबका वेलकम करती है और कहती है आज वेडनेसडे है। 9 अगस्त 1979 को रेडियो स्टेशन का दरवाजा फिर से खुला है और ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुआ है। बाहर अंधेरा है जिसके लिए वो माफी चाहते हैं। जब आत्मा रेडियो स्टेशन पर बोल रही होती है तो कमरे के अंदर चीजें टूटने लगती हैं। दुकानदार अपनी मरी हुई पत्नी को याद करता है। हालात और खराब होते हुए देखकर मैथिली राघव से बाहर चलने को कहती है। राघव मैथिली को समझाता है कि वो सबको बाहर ले जाए। वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है जहाँ दोस्त मारे गए थे, लेकिन मैथिली के बुलाने पर वो बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी जल रही है। रेडियो स्टेशन का दरवाजा बंद हो जाता है और आत्मा कहती है सुवर्ण माया रेडियो स्टेशन को फिर से खोलने के लिए धन्यवाद। अब कोई नहीं बचेगा और गाड़ी में आग लगने से मरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सब डरकर वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन सुबह राघव, मैथिली और एक आदमी जली हुई गाड़ी को वर्कशॉप में लाते हैं। मैथिली कहती है कि कल की घटना नॉर्मल नहीं थी, सुवर्ण माया में सच में भूत है। एक चाय वाले का बेटा ये सुन
सुनकर चौंक जाता है। राघव तो इसे असली भूत का मुलाकात और एक नया एक्सपीरियंस बताता है। जली हुई बस को उठाते समय वो नीचे गिर जाती है, जिससे कुछ मजदूर घायल हो जाते हैं। चाय वाला लड़का राघव से पूछता है क्या वो सच में सुवर्णा माया गए थे। वो कहता है कि वहां जाने वाले कोई नहीं बचते और वो उन्हें अपने कपड़े जला देने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे ये बताया था। राघव ये सुनकर टेंशन में आ जाता है, पर कहता है अगर सच में ऐसा है तो उसका काम सबको बचाना है। उसी रात टूर मेंबर मुर्गेश और आत्रिया, जो लोको मास्टर है, ट्रेन चला रहे होते हैं। एक सिग्नल पर ट्रेन रुकती है। मुर्गेश सो जाता है। अचानक ट्रेन के रेडियो में सिग्नल आता है और एक बूढ़ी औरत खाना मांगने के लिए आत्रिया की तरफ हाथ बढ़ाती है। शोर सुनकर मुर्गेश जाग जाता है और खिड़की बंद करने को कहता है। रेडियो में आत्मा उन दोनों का नाम लेकर गाना प्ले करती है, जिससे वो डर कर ट्रेन तेजी से दौड़ा देते हैं। अगले दिन पड़ोस की बच्ची राघव और मैथिली के पास एक पर्स लेकर आती है जो उसे रेडियो स्टेशन पर मिला था। राघव चोरी ना करने की बात कहता है। उसी समय बिहारी फोन करके बताता है कि उनके 2 टूर मेंबर जो लोको पायलट थे मर गए हैं और ये नेचुरल मौत नहीं लगती। राघव देखता है कि मर्डर सीन बहुत भयानक है। दोनों को मारकर एक निशान बनाया गया है। राघव वहां पर एक खोपड़ी देखता है और बहुत सारे पक्षियों को चीखते हुए देखता है। अगली नजर रेडियो स्टेशन के तरंग टावर पर पड़ती है। वो सुवर्णा माया स्टेशन आकर चीजें खंगालता है और दीवार पर दिस इज माई सिग्नेचर लिखा देखता है। राघव न्यूज़पेपर आर्काइव रूम में जाकर 1989 के अखबार देखता है और एक हेडलाइन देखता है, तो क्या सुवर्णा माया की कहानी खत्म। घर आने पर मैथिली चिंता जताती है। राघव बताता है कि मारे गए लोगों पर बना निशान स्वास्तिक नहीं, क्रॉस स्वास्तिक है और वो इसका मकसद जानना चाहता है। तभी घर के रेडियो पर सिग्नल आता है। आत्मा कहती है कि 11 लोगों में से 2 लोग चले गए, बाकी 9 लोग भी धीरे धीरे मरेंगे। इस बार वो टाटी कोंडा नाम के एक आदमी के लिए गाना प्ले करती है। राघव समझ जाता है कि अगला टारगेट टाटी कोंडा है और अपनी टीम के मेंबर सुमित को टाटी कोंडा का नंबर ऑफिस रूम से ढूंढने को कहता है। राघव ऑफिस रूम में आकर टाटी कोंडा को फोन करता है, पर कॉल नहीं लगता। एड्रेस से पता चलता है कि वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम कर रहा है। काम के दौरान छत पर आवाज सुनकर टाटी कोंडा को ऊपर भेजा जाता है। उसके छत पर आते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। राघव भी बिल्डिंग में पहुंच जाता है। टाटी कोंडा छत के किनारे पर एक लाल कपड़ा देखकर आगे बढ़ता है, जो एकदम किनारे पर पहुंचते ही गायब हो जाता है। तभी आत्मा टाटी कोंडा की मरी हुई पत्नी का रूप लेकर आती है और उसे धक्का देकर छत से नीचे गिराकर मार देती है। उसके खून से क्रॉस स्वास्तिक का निशान बन जाता है। राघव चाहकर भी उसे बचा नहीं पाता। राघव को चाय वाले के बेटे की बात याद आती है, कोई नहीं बचेगा। वो उस लड़के को ढूंढते हुए उसकी माँ के पास आता है। माँ पूछती है कितने लोग थे और कितने लोग मारे गए। राघव बताता है हम 11 लोग थे, जिनमें से 3 लोग मर गए। माँ कहती है बाकी 8 भी मारे जाएंगे। राघव के पूछने पर माँ सुवर्णा माया की कहानी बताती है। 35 साल पहले रेडियो स्टेशन चालू करने के लिए आए सभी लोग स्टेशन के अंदर ही मारे गए थे। उनकी लाश तक नहीं मिली, सिर्फ रोने की आवाज आती थी। इसलिए गांव वालों ने पूजा करवाई और दरवाजे पर ताला लगा दिया। राघव वापस आकर मैथिली और सुमित को ये सब कुछ बताता है। मैथिली कहती है कि रेडियो पर आवाज वेदा वेदी की होगी, लेकिन राघव 1989 की न्यूज़पेपर कटिंग दिखाता है जिसमें लिखा हुआ था कि वेदा वेदी ने तो खुद को खत्म कर लिया था। इन सब के बीच राघव को ख्याल आता है कि सिर्फ वही लोग क्यों मारे जा रहे हैं जो सबसे पहले अंदर गए थे। वो फुटेज चेक करते हैं जिनमें 3 लोग मारे जा चुके थे। फुटेज के हिसाब से चौथा नंबर विहारी का है। राघव विहारी को एक सेफ जगह पर जाने को कहता है और उसे रेडियो से दूर रहने को कहता है, क्योंकि बिहारी रेडियो स्टेशन से एक रेडियो ले आया था। लेकिन राघव जब फुटेज को और ध्यान से चेक करता है तो देखता है कि चौथा नंबर विहारी का नहीं बल्कि पड़ोस की बच्ची मोस्का का है। राघव तेजी से मोस्का के घर की तरफ भागता है। मोस्का के साथ पैरानॉर्मल घटनाएं हो रही थी। राघव पहुंचता है और देखता है कि दरवाजा बंद है। खिड़की की दरार से वो मोस्का को हवा में उड़ते हुए देखता है। आवाज में सुनाई देता है आज का गाना मोस्का के लिए। राघव खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है और मोस्का को फांसी से बचाता है। मोस्का उसे वही पर्स निकालकर दिखाती है जो उसे रेडियो स्टेशन पर मिला था। राघव मोस्का को लेकर सुवर्णा माया रेडियो स्टेशन की ओर जाने लगता है और मैथिली और सुमित को समझा देता है कि वो सभी टूर मेंबर्स को वहीं पर बुलाएं। 8 लोग जब एक साथ जमा हो जाते हैं तो राघव उन सभी चीजों को आग लगाकर जला देता है जो वो रेडियो स्टेशन से लाए थे। फिर वो आत्मा से कहता है कि हमने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, तो तुम हमारा नुकसान क्यों कर रही हो और इस तरह छिप क्यों रही हो। अगर हिम्मत है तो बाहर आओ, ऐसे डरपोक की तरह कब तक छिपोगे। राघव आगे कहता है तुम हो कौन, मैंने ये जान लिया है। ये कहकर वो मोस्का के लाए हुए पर्स से एक फोटो निकालता है। पर्स में एक लड़का दिखता है। उस फोटो में आग लग जाती है। राघव की इतनी बातें सुनकर आखिरकार आत्मा अपना रूप लेकर उन सबके सामने हाजिर होती है और आत्मा बताती है कि आज के इस अंधेरी रात में जो गाना बजेगा वो सिर्फ राघव के लिए होगा, यानी कि आत्मा का अगला
अगला टारगेट राघव है। जब आत्मा राघव को टारगेट करती है तो सब कहते हैं तुम तो पहले अंदर घुसे भी नहीं थे, तो फिर तुम टारगेट क्यों बनोगे। राघव बताता है कि मैंने मोस्का को बचाया है इसीलिए। ये सुनकर मैथिली कहती है कि अब वो तुम्हें मार देगा, तुमने ऐसा क्यों किया। छोटी लड़की मोस्का भी कहती है कि ये ठीक नहीं हुआ। राघव कहता है कि मेरे घोस्ट वॉकिंग टूर की वजह से ये सब मुसीबत में पड़े हैं। मैंने हमेशा नकली भूत लेकर मजाक किया, लेकिन मेरी माँ हमेशा मना करती थी, लेकिन मैंने वही किया। अब जबकि मैंने सबको मुसीबत में डाला है इसीलिए मैं ही तुम सबको बचाऊंगा। इसके बाद राघव थाने आकर रेडियो स्टेशन में 6 लोगों के मर्डर फाइल मांगता है तो पुलिस सुवर्णा माया का नाम लेती है। पुलिस आगे बताती है कि वेदा वेदी नाम की एक लड़की ने आकर एक आदमी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ये सब बात बता ही रही होती है कि पूरे पुलिस फोर्स की बिजली चली जाती है। आत्मा राघव पर हमला करती है। राघव तब रेडियो स्टेशन में मिली लाइट को आत्मा की तरफ फेंकता है और वो डरकर भाग जाती है। इससे राघव समझ जाता है कि लाइट असल में लक्ष्मण रेखा है, अगर वो लाइट के पास रहेगा तो आत्मा कुछ नहीं कर पाएगी। यही बात राघव मैथिली और सुमित को भी बताता है। पुलिस तब उन्हें केस फाइल देती है तो वो वेदा वेदी के घर चले जाते हैं। वेदा वेदी के पिता बताते हैं कि पता नहीं मेरी बेटी को क्या हुआ था। इसके बाद बस वो हर वक्त कमरे में ही बंद रहती थी। इसके बाद वो वेदा वेदी के कमरे में घुसते हैं जहां उन्हें एक फोटो फ्रेम दिखता है जिसमें वो फिर से उस आत्मा को देखते हैं। फोटो मिलने के बाद वो वेदा वेदी के पिता को दिखाते हैं तो वो पहचान नहीं पाते। हालांकि वो कहते हैं कि उनके टीचर भूषण कुमार पहचान जाएंगे, अब वो म्यूजिक के टीचर हैं। राघव और बाकी सब लोग भूषण कुमार के पास जाते हैं। भूषण कुमार फोटो देखकर पहचान जाता है। वो बताते हैं ये तो भीष रावा है, जन्म से ही वो काफी अजीब था। उसने रेड मून के दिन जन्म लिया था। उसका जन्म एबनॉर्मल तरीके से हुआ था, इसलिए कोई उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया, लेकिन उसकी माँ उसे प्यार से पालती और बड़ा करती रही। एक दिन उसके पिता ने उसे बहुत मारा और उसकी माँ को डांटा। इसके बाद से उसने मेरे पास पढ़ना शुरू किया। वो बाकी सबसे अलग था, इसलिए मैंने एक दिन स्वास्तिक का प्रतीक उससे बनाने को कहा तो उसने क्रॉस स्वास्तिक बना दिया। इसी बीच ये घोषणा की जाती है कि गांव के रेडियो स्टेशन में आरजे की नौकरी करने का काफी अच्छा मौका है। जिसकी आवाज अच्छी होगी उसे मौका मिलेगा। दूसरे सभी लोगों के साथ उस खुशी के अनाउंसमेंट के पीछे भीष रावा भी दौड़कर आ गया था। खुशी में माँ के पास जाकर उसने कहा कि वो भी आरजे बनना चाहता है। माँ ने भी उसे कहा था सिर्फ चेहरा देखकर कुछ नहीं होता, टैलेंट चाहिए जो तुम्हारे पास है। इस बीच बहुत से लोग आरजे के ऑडिशन देते हैं। जिस दिन ऑडिशन का रिजल्ट निकलता है उस दिन भीष रावा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिर में उसके नाम का अनाउंसमेंट किया जाता है और भीष रावा काफी खुश हो जाता है। उस खुशी से माँ के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। पोस्टर पर उसने देखा कि उसे नहीं बल्कि वेदा वेदी को आरजे के तौर पर लिया गया है, यानी आवाज तो उसकी थी लेकिन उसकी आवाज पर किसी और को सिलेक्ट किया गया। पल भर में भीष रावा की सारी खुशियां जैसे खत्म हो गई। उसने दीवार पर पोस्टर फाड़ दिया, वो बहुत टूट गया। इसके बाद वो मर भी गया। भूषण कुमार से भीष रावा के बारे में जानकर जब वो लोग जाने लगते हैं तो कब्रिस्तान के सामने कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। तभी उनकी नजर एक कब्र पर पड़ती है जो भूषण कुमार की थी। भूषण कुमार तो 2007 में ही मर चुका था। ये देखकर सुमित पूछता है तो हम इतनी देर तक किससे बात कर रहे थे। राघव कहता है भीष रावा से, उसी ने भूषण कुमार का रूप लिया हुआ था। उसी समय कब्रिस्तान में भीष रावा की आत्मा उन पर हमला करती है। भीष रावा की आत्मा से बचने के लिए जब सब भागते हैं तो मैथिली के हाथ में लक्ष्मण रेखा की लाइट गिरकर टूट जाती है। इसलिए भीष रावा की आत्मा कहती है अब क्या करोगे। वो लोग गाड़ी में बैठकर जाना शुरू करते हैं। आत्मा उनकी गाड़ी का पीछा करती है। एक समय गाड़ी के रेडियो में आत्मा कहती है थोड़ा पीछे देखो। सब लोग पीछे देखते हैं तब एक ट्रक उनकी गाड़ी को टक्कर मार देती है। तब एक और एक्सीडेंट दिखाया जाता है। बचपन में राघव जब अपने पिता की मोटरसाइकिल लेकर बाहर निकला था तो एक गाड़ी की टक्कर से उसके पिता मौके पर ही मर जाते हैं। राघव बचपन में ही अपने पिता को खो देता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ मैथिली को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। राघव मैथिली के पास बैठकर कहता है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मैथिली को होश आता है। होश आते ही वो कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है। राघव उसे डरने से मना करता है, साथ ही कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इसी बीच राघव थोड़ा बाहर जाता है तो भीष रावा की आत्मा मैथिली के कमरे में आती है। वो आत्मा पूछती है कैसा लग रहा है अब। फिर वो पूरे शरीर को टेप से बांध देती है, इसलिए मैथिली कुछ बोल नहीं पाती। बंधने के बाद आत्मा कहती है मुझे राघव की कोई कमजोरी नहीं मिल रही, लेकिन मुझे समझ आ गया है कि तुम ही उसकी कमजोरी हो। दूसरी तरफ
राघव मैथिली के कमरे से बाहर निकलकर सुमित के पास आता है तो सुमित कहता है, उस रेडियो स्टेशन पर जाने के बाद से ही हमारे साथ ऐसा हो रहा है, यकीनन वहाँ कुछ तो है। राघव तब एक कमी ढूंढता है। रेडियो में बार बार 9 अगस्त की बात की गई है और आरजे की घोषणा 28 जुलाई को हुई थी। साथ ही बी श्रावण ने अपनी मौत की घटना 28 जुलाई को बताई थी। लेकिन बात यह है कि 28 जुलाई से 9 अगस्त तक इन 12 दिनों में क्या हुआ था। यह कहने के बाद राघव सुमित से कहता है कि बी श्रावण असल में मुझे मारना नहीं चाहता था, सिर्फ डराना चाहता है, वरना उसने अपनी जिंदगी की घटना हमें क्यों बताई। ऐसा लग रहा है कि उसकी कहानी में मैथिली भी शामिल है। मैथिली ने वेदा वेदी के घर में बी श्रावण का जिक्र किया था। उसके हाथ से लक्ष्मण रेखा गिरकर टूट गई, इसलिए लगता है कि बी श्रावण मैथिली के पीछे पड़ा है, इसलिए उसे ज्यादा चोट लगी है। ये सब बताने के बाद राघव जब मैथिली के कमरे में आता है तो वो उसे कहीं नहीं मिलती। राघव पूरे हॉस्पिटल में मैथिली को ढूंढने लगता है। एक समय वो उसे पाता है, लेकिन तब तक बी श्रावण मैथिली के शरीर के अंदर घुस चुका था। फिर वो राघव पर हमला करती है। राघव जैसे तैसे मैथिली के शरीर में नींद की दवा डालकर उसे सुला देता है। फिर हॉस्पिटल में थोड़ी देर बैठने पर राघव की नजर ऑक्सीजन सिलेंडर पर पड़ती है। ऑक्सीजन सिलेंडर देखकर राघव को याद आता है कि उसने ऐसा ही सिलेंडर रेडियो स्टेशन पर भी देखा था, इसलिए इस बार वो सिलेंडर के मालिक को खोजने के लिए फैक्ट्री में चला जाता है। आकर मालिक को बुलाकर सुवर्णा माया रेडियो स्टेशन के बारे में पूछता है तो वो मना कर देता है, उल्टा लोगों को उसे मारने को कहता है। राघव तब सबको मारता है तो मालिक सब कुछ खुलकर बता देता है। वो बताता है कि उसका भाई वाली रेडियो स्टेशन का मालिक था, फिर उसने वेदा वेदी से शादी कर ली। वेदा वेदी आरजे बन गई। ये सुनकर राघव कहता है, बी श्रावण को आरजे का मौका मिला था, ऐसा सुना था मैंने। मालिक बताता है, नहीं, शुरू से ही वेदा वेदी को मौका मिला था जो बी श्रावण को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए एक दिन वो रेडियो स्टेशन पर आकर वेदा वेदी को निर्वस्त्र करके उसके कपड़े पहनकर सबके सामने गया तो भाई वेदा वेदी का दिमाग खराब हो गया। वो बी श्रावण को मारने लगा और बी श्रावण ने भी काफी विरोध किया। दूसरी तरफ वेदा वेदी निर्वस्त्र होकर घर में अपमान से उसने खुद को खत्म कर लिया। ये उसका भाई वाली सह नहीं पाया और गुस्से में उसने बी श्रावण को एक कमरे में बांध उसकी आंख में रोशनी डालकर रखता है ताकि वो सो ना पाए। फिर वो गैस छोड़ देता है और इस तरह 12 दिन तक गैस देने पर बी श्रावण भी मर जाता है। तब सब मिलकर बी श्रावण को रेल की पटरी के पास दफना देते हैं। उसी दिन मेरा भाई वाली और 6 लोगों की लाशें रेडियो स्टेशन पर मिली थी। बी श्रावण के बारे में ये सब सुनकर राघव कहता है तो वो अपनी माँ के साथ रहकर सुधर गया था। मालिक बताता है कि बी श्रावण के जन्म के दिन ही उसकी माँ उसे एक ताबीज पहनाकर मर गई थी। फिर उसके पिता भी उसे ठीक से देखते ही नहीं थे, इसलिए एक दिन वो घर छोड़कर जाने के लिए कपड़ा जमा कर रहा था तो उसे एक आईना मिला। उस आईने में उसे उसकी माँ दिखाई देती थी। उसी दिन से नए बी श्रावण का जन्म हुआ। वो हर वक्त आईने में अपनी माँ को देखकर खाना खाता घूमता फिरता था। एक दिन उसके पिता ने उसे मारा तो उसने उल्टा पिता को ही मार दिया। उसी दिन से वो मॉन्स्टर बन गया था। यही बी श्रावण की पूरी कहानी है। इसके बाद वो लोग तांत्रिक के पास आते हैं। तांत्रिक को पूरी घटना बताने पर वो कहता है, हो सकता है कि उस आईने के साथ तुम लोगों ने कुछ किया हो। तब राघव को याद आता है कि जब वो पहली बार रेडियो स्टेशन में घुसे थे तो मैथिली ने सबसे पहले आईना देखा था। आईना देखकर वो डर गई थी। फिर राघव को देने पर राघव ने उसे तोड़ दिया था। ये याद आने पर तांत्रिक को बताने पर वो कहता है, उस आईने को तोड़ने के बाद से ही बी श्रावण की आत्मा अपनी माँ को नहीं देख पाई, इसलिए उसने सबको मारने का फैसला किया, साथ ही तुम्हें भी। ये सुनकर राघव पूछता है, इस आत्मा से छुटकारा कैसे मिलेगा। तांत्रिक बताता है कि तंत्र विद्या के जरिए। वो बोर्ड पर त्रिकोण बनाकर इच्छा, विचार और कार्य लिखता है और विस्तार से समझाता है। बी श्रावण की आत्मा को रोकने के लिए उसकी 3 चीजें मतलब ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होगी। कल सुबह 5:14 के पहले उन तीनों चीजों को लेकर आना होगा, नहीं तो आत्मा राक्षस बन जाएगी। इसी बीच तांत्रिक मैथिली को एक जगह बांधकर तंत्र करने लगता है। दूसरी तरफ बी श्रावण के तीनों ऑब्जेक्ट्स राघव ढूंढने निकल पड़ता है। एक समय उसे याद आता है कि उसने रेल की पटरी के पास एक खोपड़ी देखी थी। वो उसे लेकर आता है तो उसे पहला चीज मिल जाता है। इसके बाद दूसरा चीज ढूंढने के लिए वो रेडियो स्टेशन आता है। फिर टावर पर लगे रिसीवर को वो ऑब्जेक्ट समझता है, इसलिए रिसीवर लेने के लिए वो टावर पर चढ़ता है। वो टावर ही टूटकर गिर जाता है। फिर वो रिसीवर को लेकर आता है जो मिल जाता है। इसके बाद वो तीसरा चीज ढूंढने के लिए बी श्रावण के घर चला जाता है। वहां राघव ढूंढते ढूंढते एक चेस बोर्ड पाता है। चेस बोर्ड लेकर आता है तो वो मेल नहीं खाता। तभी मैथिली, जिसके शरीर में बी श्रावण की आत्मा है, राघव पर हमला करती है, लेकिन राघव के हाथ में जो ब्रेसलेट है उसकी वजह से उसे कुछ नहीं होता। आपको याद ही होगा कि वो ब्रेसलेट फिल्म की शुरुआत में पुजारी ने उसे दिया था। राघव जब ब्रेसलेट मैथिली के हाथ में पहनाता है तो आत्मा मैथिली को छोड़ देती है और इस बार राघव के अंदर घुस जाती है। राघव तब कल्पना में एक दूसरी दुनिया में चला जाता है जहाँ एक बवंडर उस पर आता है तो राघव देखता है कि उसके पिता दरअसल उसकी वजह से मरे थे। उस दिन उसने
शरारत में पिकअप खींच लिया था, इसलिए एक्सीडेंट हुआ था। ये जानने के बाद राघव अफसोस करने लगता है। उसी समय राघव के शरीर से एक दूसरा राघव निकलता है जो असल में भीष्मरावा की आत्मा है। आत्मा कहती है कि तू खूनी है, तूने अपने बाप को मारा। राघव कहता है वो एक एक्सीडेंट था। भीष्मरावा कहता है तूने अपने बाप को मारा, मैंने अपने बाप को मारा, हम दोनों बराबर हैं और अब मैं तुझे मार डालूंगा। ये कहने के बाद वो राघव को मारता है, लेकिन रियलिटी में राघव खुद को मारने लगता है। ये देखकर मैथिली कहती है तुम क्यों सिर्फ मार खा रहे हो, मुझे भी मारो। मैथिली के इस कहने पर राघव भी मारना शुरू करता है तो उसके हाथ में एक ताबीज आ जाता है जिससे भीष्मरावा की कल्पना वाली आत्मा गायब हो जाती है। ताबीज देकर तांत्रिक कहता है कि यही तीसरा ऑब्जेक्ट है। इसके बाद भी राघव खुद को मारता रहता है क्योंकि भीष्मरावा की आत्मा अभी भी उसके अंदर है। इसके बाद तांत्रिक उसे रोकता है। फिर राघव के शरीर में मौजूद भीष्मरावा की आत्मा को तंत्र बोर्ड में फंसाता है। फिर तंत्र करके भीष्मरावा की आत्मा को राघव के शरीर से बाहर निकालकर एक बर्तन में बंद कर देता है। इसके बाद राघव की आत्मा से छुटकारा मिलता है। मैथिली उसे गले लगाती है और इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ दिखता है कि राघव और मैथिली एक जगह घूमने निकलते हैं। वहाँ भी एक बात राघव को सोचने पर मजबूर करती है। वो ये है कि भीष्मरावा आईने में अपनी माँ को कैसे देख पाता था। तब ये सीन दिखाया जाता है कि जिसमें दिखता है कि भीष्मरावा आईना देख रहा है और उसकी माँ पीछे खड़ी है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। खैर, तो ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।